जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। ग्रीस दोस्तों अब भारत के साथ मिलकर एक बड़ी प्लानिंग करने वाला है। अब ग्रीस अपने राफेल फाइटर जेट्स के लिए भारत निर्मित हथियारों को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है और एक पोटेंशियल कोलैबोरेशन भी वो भारत के साथ करना चाहता है। मतलब साफ है कि ग्रीस अपने राफेल फाइटर जेट्स में भारतीय टेक्नोलॉजी वाले जो कंपोनेंट्स है उन्हें इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है, जिसमें कि अस्त्र मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम जैसे हथियार प्रणालियां शामिल है। और ये ऐसी तकनीक है जिन्हें भारत ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। ग्रीस को 24 राफेल फाइटर जेट डिलीवर हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों ग्रीस को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हथियार राफेल फाइटर जेट के साथ फ्रांस ने उन्हें दिए हैं, खासकर की BVRAM जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज काफ़ी सीमित है, जिसमें कि पुरानी माइका BVRAM शामिल है। इसीलिए ग्रीस चाहता है कि उनके पास एक नया और सस्ता विकल्प आए। इसके अलावा यूरोपीय सिस्टम भी काफ़ी महंगे और ग्रीस अपनी निर्भरता इन पर कम करना चाहता है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीस एक सस्ता विकल्प देख रहा है, तो ऐसे में जो मिच्योर मिसाइलें हैं जो कि अपने नो स्केप जोन और रेंज में बेजोड़ क्षमता रखती हैं, उसके बावजूद भी ये ग्रीस पर एक बड़ा प्रेशर डालती है। 60 से 80 किलोमीटर रेंज वाली पुरानी माइका BVRAM आधुनिक खतरों के खिलाफ तेजी से पुरानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ 7 से 8 करोड़ रुपए पर यूनिट की कीमत वाली अस्त्र माइका और चाइना के PL-15E जैसे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हीं के बराबर परफॉर्मेंस करती है। इसलिए ये ग्रीस के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन बन रहा है और साथ ही साथ इससे भारत और ग्रीस के जो रणनीतिक संबंध हैं उनमें और मजबूती आएगी और दोनों ही देश एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आखिरकार दोस्तों भारत ने बांग्लादेश से बढ़ते हुए तनाव और चाइना की चालाकियों को देखते हुए चिकन नेक के पास S-400 की बैटरी डिप्लॉय कर दी है। ये बात ऐसे वक्त पर सामने आई है जब हाल ही में बांग्लादेश ने ये बात कही है कि भारत की जो 7 सिस्टर है वो भारत का एक लैंडलॉक है और भारत के पास कोई समुद्री रास्ता नहीं है यहाँ तक पहुँचने का। इसीलिए भारत ने इस चीज़ को तेज़ी से समझ लिया है। और इससे पहले आपने देखा होगा जब वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई थी और मोहम्मद यूनिस की जो इंटीम गवर्नमेंट वहाँ पर आई, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे बॉर्डर पर अपने ड्रोन्स जो कि TB2 ड्रोन हैं जिन्हें कि उसने टर्की से लिया है उन्हें डिप्लॉय कर दिया। हालांकि भारत ने इसका जवाब देने के लिए अपने भी मेल क्लास के जो ड्रोन्स हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया। अब कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि भारत की उत्तरी सीमाओं के पास, खास करके सिक्किम के पास, चाइना ने भी अपने हवाई अभियानों को तेज कर दिया है। चाइना ने वहाँ पर हिल क्लास के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, जो कि 50,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर काम कर सकते हैं और लंबी दूरी से निगरानी करने में ये सक्षम है। इसलिए भारत की टेंशन और बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों S-400 की डिप्लॉयमेंट भारत को यहाँ पर 400 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मनों के फाइटर जेट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित कई तरीके के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम बनाएगी। और चिकन नेक के पास इसकी डिप्लॉयमेंट इस बात को दर्शाता है कि भारत, चाइना और बांग्लादेश दोनों की तरफ से अगर कोई भी खतरा आता है तो उसका एक मजबूती से जवाब दे सकता है। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने चाइना को देखते हुए अपने जो ईस्टर्न एयर बेसिस हैं जिसमें कि चाबुआ और तेजपुर, यहाँ पर हार्ड शेल्टर्स और अतिरिक्त रनवे बना डाले हैं। इसके अलावा हासीमारा में राफेल फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया है। तो बात साफ हो जाती है कि अब चाइना और बांग्लादेश दोनों को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की वजह से चाइना को एक बड़ी उम्मीद यहाँ पर मिल गई है। वहीं दोस्तों एक बात और सामने आई है, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर अपने लोहंजे एयरबेस को तेजी से अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर नए शेल्टर्स, हैंगर और एक्सपेंडेड एप्रन्स देखे गए हैं। भारत ने इस पूरी खबर पर अपनी बारीकी से नजर बनाकर रखी है। लोहंजे एयरबेस की अगर बात की जाए तो ये लगभग 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर तवांग से इसकी निकटता इसे भारत की पूर्वी सीमा के नजदीक रखती है। और चाइना दोस्तों लंबे समय से तवांग को हथियाना चाहता है, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। चाइना ने यहाँ पर जिन कठोर एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को तैयार किया है से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाइना अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को प्रीमेटिव स्ट्राइक से बचाने के लिए इन्हें डिजाइन कर रहा है, ताकि किसी भी संघर्ष में उनके ये ड्रोन्स और फाइटर जेट्स ठीक रह सकें। इसके अलावा यहाँ पर पार्किंग और विमान की सर्विसिंग के लिए पक्के क्षेत्र बनाए गए हैं, जहाँ पर J-20 स्टाल्थ और S-6 बॉम्बर्स जैसे एडवांस फाइटर जेट शामिल हैं। अभी तक दोस्तों भारत ने अपने कम ऊंचाई वाले एयरबेस का एक बड़ा फायदा यहाँ पर उठाया और भारत को इस क्षेत्र में चाइना के ऊपर एक बड़ी लीड प्राप्त है, जैसे कि पश्चिम बंगाल का हासीमारा, जो कि राफेल जेट का घर माना जाता है, जहाँ से विमान चीन की ऊंचाई वाले तिब्बती ठिकानों की तुलना में भारी पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। लेकिन चाइना जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो अब यहाँ पर अपने फाइटर जेट्स की सर्वाइविलिटी को बढ़ाने पर काम कर रहा है, ताकि युद्ध की स्थिति में वो भारत को परेशान कर सके। तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, भारत ने इसीलिए S-400 को डिप्लॉय वहाँ पर कर दिया है ताकि दोनों तरफ से खतरों का मुकाबला किया जा सके।
इंडियन एयरफोर्स ने अब 16,000 फीट की ऊंचाई पर अपने बोइंग AS-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के ऑपरेशन का सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हवाई परिवहन योग्य स्टार्टिंग एग्रीगेट को विकसित करने के लिए इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ बातचीत करनी शुरू की है। और इस नए इनिशिएटिव का जो उद्देश्य है वो हाई एल्टीट्यूड वाले वातावरण में एडवांस हेलीकॉप्टरों के संचालन की जो लॉजिस्टिक चुनौतियां हैं उनका समाधान करना है, खास करके उत्तरी सीमाओं के साथ पहाड़ी क्षेत्र जहां अपाचे से जंग भी लड़ी जा सकती है और टोही मशीनों की भूमिका भी इनसे करवाई जा सकती है। स्टार्टिंग एग्रीगेट दोस्तों एक महत्वपूर्ण ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिकल और न्यूमेटिक आउटपुट देता है ताकि अपाचे को कठोर परिस्थितियों में भी शुरू और बनाए रखा जा सके, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और रेडीनेस बढ़ी रहे। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने अपने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर लंबी दूरी के ड्रोन के खतरों को निपटने के लिए ऑटोनॉमस काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम को तैयार करने की बात कही है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि दुश्मनों के ड्रोन्स का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की तत्काल जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स जिस ऑटोनॉमस काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स को चाहती है वो एक ट्यूब लॉन्च काउंटर स्वार्म ड्रोन होना चाहिए, जिसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय किया जा सकता हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर या फिर स्टैटिक इंस्टॉलेशंस पर इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता हो। और ये 8,000 फीट की न्यूनतम ऑपरेशनल ऊंचाई पर ड्रोन खतरों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। दरअसल इंडियन एयरफोर्स को इस बात की टेंशन है कि लंबी दूरी के ड्रोन उनके बुनियादी ढांचों जैसे कि हवाई ठिकाने, रडार स्टेशन और जो पावर प्लांट और अन्य स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम बन रहा है। भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज अब एक कटिंग एज जासूसी विमानों का बेड़ा हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है, जो कि हवाई निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और हाल ही में दोस्तों कुछ सीनियर अधिकारियों ने इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ मीटिंग की है, जिसमें कि यूएस आधारित L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज और फ्रांस की थैलेस इन एडवांस प्लेटफॉर्म को तैयार करेगी। दरअसल DRDO और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा संचालित इस परियोजना का उद्देश्य एयरबस A319 प्लेटफॉर्म पर आधारित 3 सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन जैमिंग विमान को तैयार करना है। भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने विक्रम-1 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए इसके इग्नाइटर और थर्ड स्टेज के रॉकेट मोटर सहित प्रपोजन सिस्टम को सफलतापूर्वक विकसित और निर्मित कर लिया है। और ये उपलब्धि दोस्तों भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएगी, जो बताती है कि दोस्तों भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम में अब प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो कितना बड़ा योगदान दे रहा है। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित विक्रम-1 भारत का पहला प्राइवेट तौर पर निर्मित ऑर्बिटल रॉकेट बनने के लिए तैयार है, जिसका पहला प्रक्षेपण 2025 के अंत में किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों एक मजबूत थर्ड स्टेज का रॉकेट मोटर उस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन के टैंक क्रू ने रेगिस्तान में रात के ऑपरेशन करने के लिए अपने कौशल को निखारा है। अंधेरे में लक्ष्यों को पहचानना और सटीकता से उन्हें खत्म करने का एक बड़ा अभ्यास किया गया है। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत T-90 और T-70 टैंकों के लिए 75 प्लेटफॉर्म आधारित काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम और इससे संबंधित जो सिस्टम है उन्हें खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया और पूरी डिलीवरी 36 महीनों के अंदर पूरी की जाएगी। दरअसल भारतीय सेना एक ऐसा इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम चाहती है जहां मौजूदा रिमोट वेपन स्टेशन एक हार्ड किल सॉल्यूशन के रूप में काम आएगा। जापान ने दोस्तों अपने 4 पैर वाले ऑफ रोड वाहन का अनावरण किया है। कठिन इलाकों से निपटने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जिसे कि कावासाकी ने तैयार किया है। इस रोबोट में हाइड्रोजन इंजन है और इसे घोड़े की सवारी की तरह गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है। और ये जो रोबोटिक हॉर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इंडियन कोस्ट गार्ड का स्वदेशी रूप से निर्मित पोत ICGS C432 नए पंबन ब्रिज के नीचे से पहली बार गुजरा, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो भारत की समुद्री प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने भारतीय सेना को 50 एरावत व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम की डिलीवरी की है। भारत की एलिट स्पेशल फोर्सेस को अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मैन और अनमैन एरियल व्हीकल्स मिलेंगे। भारत और श्रीलंका ने दोस्तों जो 5 साल का डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें कहा गया है कि भारत श्रीलंका की सेना को मिलिट्री ट्रेनिंग देगा अपने यहाँ। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सूचना का आदान प्रदान भी किया जाएगा। तो फिलहाल इधर तक टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।